वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे अभी अवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, है ना। यही चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे। दिस इज़ क्लास 6 एंड ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 187। कल मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बताई थी जिसमें कि हमने देखा था कि सोलर सिस्टम में एक सन है और बाकी 8 प्लैनेट्स हैं। कुछ टाइम पहले तक 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, पर अब प्लूटो को हटा दिया गया है। उसको मेन प्लैनेट ना मानकर एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, ठीक है। इसके आगे आपको एक और बात पता है इंटरेस्टिंग, कि बहुत पहले के लोग सोचा करते थे कि जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, उसके बीच में उसके जो सेंटर में अर्थ है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो क्या लिखा है, हाँ, तो बाकी जो चीज़ें सारी की सारी जो बॉडीज़ होती हैं, सब सन है, मून है, ये सब उसके चारों तरफ घूमते हैं। बट दैट वाज नॉट राइट। उसके बाद फिर कोपरनिकस करके एक वो थे, एस्ट्रोनॉमर थे या हम कह सकते हैं फिलोसोफर थे। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, सन जो है वो सेंटर है और उस सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और उसके चारों तरफ सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो रिवॉल्व करती हैं। बट ही वॉज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सन कोई सेंटर नहीं है। सन हमारे सोलर सिस्टम का जो हेड हो सकता है, बट पूरे यूनिवर्स में ना जाने कितने सन हैं, कितने मून हैं, कितने सोलर सिस्टम्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ना जाने कितनी गैलेक्सीज होती हैं, कितने सारे सन होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली। कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं है उसमें दिमाग लगाने वाली बात। और हमने कल ये भी पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में हमें क्या दिखाई देता है। पहले तो हम ये सन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं और ये जो लाइंस गई हुई हैं ये क्या कहलाती हैं, ये सब ऑर्बिट्स कहलाती हैं, ठीक है ना, जिसमें ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि एक पहले हम यहाँ पे मरकरी है, ठीक, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे वीनस है, अर्थ है, मैं मरकरी लिख देती हूँ, वीनस, अर्थ, मार्स है सपोज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मार्स है। और इसके बाद सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जुपिटर, ठीक है, यहाँ पे सैटर्न, यहाँ पे यूरेनस और यहाँ पे नेपच्यून। मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, कोई ऐसा डायग्राम ना तो इतने रफ तरीके से बनाना, क्योंकि आपको जो डायग्राम बनाना है वो पेज नंबर 188 पे जो दिया गया है प्रॉपरली वैसा बनाना है। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, जो जो चीज़ें आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही हैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अब देखो ये जो लाइन्स होती है ना, ये वाली लाइन, ये ऑर्बिट कहलाती है, ठीक है। दिस इज सन, ये ऑर्बिट्स हैं। और ऑर्बिट क्या होता है, वो पाथ होता है जिस पर कि कोई भी प्लैनेट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल यानी हेवनली बॉडी हम कह रहे थे। तो ये प्लैनेट, सन, मून, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट्स, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ प्लैनेट ही है, ठीक है, तो इट्स ओके। अभी हम प्लैनेट की बात करें तो हम प्लैनेट कह रहे हैं, बट हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट वो पाथ होता है जहाँ पर कोई सेलेस्टियल बॉडी होती है, प्रेजेंट होती है और किसी दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सन इज अ स्टार, दीज आर द प्लैनेट्स विच आर हैविंग देयर ऑर्बिट्स, ठीक है। ये जो लाइंस दिख रही हैं, दे आर एक्चुअली द पाथ्स। हम अभी एक तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएगा तो मरकरी अपनी ही ऑर्बिट में रहेगा। ये नहीं कि वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ऐसा नहीं। जैसे ट्रैफिक होता है, जब आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो, अपने जयपुर में तो इतना नहीं है, लेकिन आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, तो वहाँ पे लेन्स बनी होती है ना सड़कों पे, कि भाई इसमें पैदल लोग चलेंगे, इसमें 2 व्हीलर चलेंगे, इसमें 4 व्हीलर चलेंगे और इसमें हैवी व्हीकल्स चलेंगे। तो जो 4 व्हीलर, सिंपल 4 व्हीलर हैं, कार हैं या फिर छोटी मोटी हमारी वैन्स हैं, वो जिसमें जाएंगी, लेकिन हैवी वाले उसमें नहीं आ सकते। यानी कि सबका जो पाथ है वो डिसाइडेड होता है। इसी तरीके से हर प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो डिसाइडेड रहेगा। ऐसा नहीं है मार्स आज इधर घूम रहा है, कल उचक के इधर आ जाएगा, नहीं तो कोलिजन हो जाना है, ठीक है, क्लैश हो जाएगा। इसीलिए दीज आर द ऑर्बिट्स, एक्चुअली दीज आर द पाथ्स इन विच द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये लाइंस क्या दी हुई हैं। अब एक और चीज़ दी हुई है, जो सैटर्न है, इसके देखो ये चारों तरफ यहाँ पर ऐसी कुछ वो दी गई हैं। जो सैटर्न है मैं यहाँ बना देती हूँ,
और इसके इस तरह से कुछ दिया हुआ है शील्ड जैसी, ये रिंग्स कहलाती हैं। ऐसी रिंग्स जो कि प्लैनेट रिंग्स होती हैं, ये सभी प्लैनेट्स में पाई जाती हैं, लेकिन जो सैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। अब ये रिंग कैसे बनी है, क्यों बनी है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अभी भी रिसर्च चलती रहती है इनके ऊपर। बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई हैं इनके बारे में। तो अभी आप छोटे हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा, और दूसरी बात इतना आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताती हूँ कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और इसके बारे में साइंटिस्ट अभी कंटिन्यूसली रिसर्च कर ही रहे हैं। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, बट अभी भी काम चल ही रहा है, ये समझ लीजिए, है ना। तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो सैटर्न के चारों तरफ बना हुआ है, दीज आर द रिंग्स। हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो रिंग्स होती हैं, ये छोटे छोटे रॉक मटेरियल के और गैसेस और आइस का जो वो होता है, क्या कह सकते हैं हम इसको, आइस की जो ट्रेसेस होती हैं उनसे मिलकर बनती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रिंग्स अराउंड द सैटर्न, ये देखो हम सैटर्न की बात कर रहे हैं, सैटर्न जो है ना उसकी रिंग्स बहुत एक्सटेंसिव हैं। बाकी प्लैनेट में भी रिंग्स हैं, पर इसकी रिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको अलग से दिखाया गया है। वॉट दे आर जस्ट एक्सटेंसिव रिंग्स ऑफ एनी प्लैनेट फॉर्म्ड ऑफ वाटर, आइस एंड ट्रेसेस ऑफ रॉक मटेरियल। तो इसमें आइस से होती है ना, इसके अंदर वाटर होता है और रॉक मटेरियल के ट्रेसेस होते हैं। ट्रेसेस मतलब बहुत छोटा अमाउंट रॉक मटेरियल का होता है। अब आप सोचो जरा कितना अमेजिंग है सब कुछ, है ना, कितना अमेजिंग है कि पूरा जो क्या कहते हैं सोलर सिस्टम है, उसमें हर जगह आपको वही रॉक मटेरियल, वही वाटर या फिर आइस या फिर फ्रॉस्टेड एरिया, ये सभी मिलता है। सिर्फ हमारी अर्थ है जहाँ पर कि लाइफ पाई जाती है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, आसमान है, सितारे चांद हमें सब दिखाई देते हैं प्रॉपरली, है ना। तो ये बात है। अच्छा, एक और चीज़ आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये कि मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना, यहाँ पे कुछ कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई गई हैं। ऐसे आप बुक में देखना ढंग से, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप इनको ध्यान से देखो, इनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं इनको? ASTEROIDS। और इसको जो ये पूरी की पूरी है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो है जहाँ पर कि एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, हम इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक, एस्टेरॉइड बेल्ट, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो एरिया है ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, मतलब ये जो पाथ है जुपिटर का और ये जो पाथ है मार्स का, ठीक है, ये जो पाथ है मार्स का और ये जो पाथ है जुपिटर का, इसके बीच में ऐसा एरिया पाया जाता है जहाँ पर कि एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी, पर ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये इस एरिया में पाए जाते हैं, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखो, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एस्टेरॉइड्स के बारे में। ये अभी इतना समझ लो सिर्फ कि ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो कुछ नहीं है, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ ही हैं, और ये माना जाता है कि कोई प्लैनेट के टूटे हुए टुकड़े हैं ये, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने कि स्पेस में प्लैनेट्स के अंदर जैसे हमारे को इतने प्लैनेट्स तो हमें पता है, ठीक है, इतना एक सोलर सिस्टम जिसमें हम रहते हैं वो तो हमारे को इतनी नॉलेज हुई है, लेकिन ना जाने कितने सोलर सिस्टम हैं, ना जाने कितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ना जाने कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं से ये प्लैनेट ये जो एस्टेरॉइड हैं, ये ऐसी किसी तरीके की सेलेस्टियल बॉडी के टूटे हुए टुकड़े माने जाते हैं, जहाँ तक कि अभी तक हमें पता है, ठीक है। तो these are nothing but they are the just the broken मतलब जो broken parts of some planet, इस तरीके से हम इनको मानते हैं, ठीक है। और ये मार्स की ऑर्बिट और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ये इसके इधर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो these are the asteroid। तो इस वाले डायग्राम में अभी आपको ये पता चला। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब क्वेश्चन ये उठता है आपसे, अगर मैं ये बोलूँ कि सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट कौन सा होगा, तो आप ये बोलोगे ना मरकरी। क्यों? मरकरी सबसे सन के सबसे ज़्यादा पास है, और जैसे जैसे आप सन से दूर होते जाते हो कोल्डनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन की गर्मी यहाँ तक कम पहुँचेगी। तो आपको बता दूं कि मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब बोलो क्यों भाई? क्योंकि पास में तो सबसे ज़्यादा मरकरी है, लेकिन
लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो ये वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है, वीनस का एटमॉस्फेयर वो डेंस एटमॉस्फेयर है। अब डेंस एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं आप ये बोलोगे, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, ये हमें भी पता है, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो भी गैसेस हैं वो बहुत डेंस हैं, बहुत घनी है ना। तो इसीलिए उस जो एनर्जी आती है, धूप जो आती है, जो रोशनी आती है या जो गर्मी सन की आती है, सन की हीट, उसको वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। उसका जो डेंस एटमॉस्फेयर है वो ट्रैप कर लेता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्म यही है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ब्राइट भी वीनस चमकता है। अगर हम पूरा सोलर सिस्टम जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्राइट वीनस होता है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि जितनी भी सनलाइट आती है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है, तो उससे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये बातें आपको अगर थोड़ी कम भी समझ में आ रही हैं तो डोंट वरी, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर डेंस कैसे होता है, मालूम नहीं, अभी आप छोटे हो थोड़े, पर अभी आप इतना सुन लो बस, ताकि आपके दिमाग में रहेगा। और जब आप आगे पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन फिजिक्स में पढ़ते हो, मेरे ख्याल से 7th में ही पढ़ोगे, 7th में आ जाता है, तो तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। बट अभी आप जो मैं सुना रही हूँ वो सुन लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ना। तो अभी इतना तो आपको समझ में आएगा कम से कम कि मरकरी इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट इज़ वीनस, ठीक है। अब क्यों है वो, इसीलिए बिकॉज इट्स इन्वायरमेंट इज़ डेंस, और उसका जो एटमॉस्फेयर इतना डेंस है उसके कारण इट ट्रैप द हीट एनर्जी ऑफ सन। दूसरी बात, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट है बिकॉज द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस रिफ्लेक्ट ऑल द मतलब नियर अबाउट ऑल द सनलाइट, जो भी सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है उसको सबको रिफ्लेक्ट करता है। हमने ये पढ़ा था ना कि प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है, हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसी के कारण वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन ये करता है। अच्छा, इसके बाद अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा कोल्ड कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कोल्ड नेपच्यून नहीं, यूरेनस है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये यूरेनस तो सबसे दूर नहीं है, नेपच्यून सबसे दूर है, तो यूरेनस कैसे ठंडा हुआ। इसका रीज़न ये है कि जो ये ना थोड़ा सा टिल्टेड है, इसकी जो ऑर्बिट है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स टिल्टेड ऑर्बिट, ड्यू टू विच क्या होता है कि जब इसकी ऑर्बिट टिल्टेड होती है, टिल्टेड मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है, तो क्या करता है ना कि ये सारी की सारी जो हीट होती है वो अपनी हीट को स्पेल कर देता है एटमॉस्फेयर, मतलब स्पेस में, सॉरी। ये जो इसकी जो ऑर्बिट है वो थोड़ी सी टिल्टेड होने के कारण इसकी जो हीट है वो सब की सब स्पेस में चली जाती है और इसके पास बहुत कम हीट बचती है, ठीक है। वो बहुत कम हीट को रिटेन कर पाता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डेंस है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है। और इसकी यूरेनस की जो ऑर्बिट है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी जो या हीट होती है वो ज़्यादातर स्पिल आउट हो जाती है स्पेस के अंदर। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जो प्लैनेट है वो यूरेनस है और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वीनस है। इतना समझ आ गया। और आपको पता है वीनस को अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है। अर्थ की सिस्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो लगभग अर्थ के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात कि वैसे बहुत डिफरेंस है, अर्थ पे तो लाइफ है लेकिन वीनस पे कोई लाइफ नहीं है, बट इसको इसके शेप और इसके जो इसका जो साइज़ है उसके कारण अर्थ की सिस्टर बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए बिकॉज ऑफ जनरल नॉलेज। ये अच्छा है कि अगर स्टूडेंट एक्स्ट्रा कुछ जानता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं हम कहाँ पर आ गए थे। सन हमने पढ़ लिया था, प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो सन जो है हमने उसके बारे में पढ़ा था कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गैसेस होती हैं। जो सन होता है वो एक स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हेड है ना। कुछ टर्म्स है जो आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैडम आपने ये नहीं बताया, ये समझा दो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपको कुछ भी चीज़ छूटे। आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो एक्चुअली। और मैं बार बार कह रही हूँ कि बेटा जब मैं पढ़ा देती हूँ मेरी वीडियो सुन लो, बट उसके बाद एक बार चैप्टर की पूरी रीडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए
सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखना, स्पेस का या यूनिवर्स का सेंटर नहीं है सन, बट हमारे सोलर सिस्टम का तो हेड है, और सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? सन है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज़ अ ह्यूज स्टार, ये पढ़ चुके हो आप। बहुत सारी हॉट गैसेज होती है इसके अंदर। मेनली कौन कौन सी गैसेज होती हैं इसमें? हाइड्रोजन, सॉरी पूरा लिख देती हूँ वरना बोलोगे मैडम H2 क्या लिख दिया आपने और आप बोल क्या रही हो। जब आप बड़े हो जाओगे 7th क्लास 8th क्लास में, तब आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन का एक फॉर्मूला भी होता है। इसमें जो मेन गैसेज है वो है हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। मेरे ख्याल से 71% के करीब हाइड्रोजन होती है और 28% के करीब हीलियम होती है और 1% के करीब कुछ अदर गैसेज होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ सन। सन के अंदर गैसेज भरी हुई हैं। सन का जो साइज़ है वो 109 टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ, मतलब अर्थ से लगभग 100 गुने से भी ज़्यादा, ठीक है ना। इतना बड़ा है हमारा जो सन है देन अर्थ, ठीक। इसके बाद ये कह रहे हैं कि उसका जो ऑल ऑफ द, अच्छा हमारी धरती पे जितनी भी लाइफ हमारी पॉसिबल है उसको लाइट और गर्मी कहाँ से मिलती है? सन। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। द सन इज़ एस्टिमेटेड टू बी लगभग 15 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ। हमारे अर्थ से लगभग 15 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। अब हम अर्थ की ही बात कर रहे हैं। और इसके अलावा इसकी जो इतनी दूरी होने के कारण है इसकी हीट हमें इतनी पता नहीं चलती, अदरवाइज तो जल जाएगा इंसान, ठीक है। और इसकी लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? मैंने आपको बताया भी था, लगभग 8 मिनट लगते हैं इस लाइट को धरती पर पहुंचने के लिए। इसके सरफेस पे, मतलब आउटसाइड इसका टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसके सेंटर में जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 150,000,000 डिग्री सेल्सियस। आप खुद ही सोच लो, ठीक है ना। तो दिस इज़ द सन। अब हम आते थे प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स में हमने सारी बातें लगभग मैंने आपको बता दी हैं। 8 प्लैनेट्स हैं, पहले प्लूटो था अब नहीं है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, प्लैनेट की ऑर्बिट क्या होती है, 2 तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि वो जनरली रॉक मटेरियल से बने होते हैं। और क्योंकि रॉक मटेरियल से बने होते हैं का मतलब हमारी अर्थ या कोई रॉक मटेरियल की बनी है। हमारी अर्थ में जब मैंने अब आप 7th क्लास में भी पढ़ोगे, इनसाइड अवर अर्थ एक चैप्टर आता है, तो आप धरती के अंदर की जब बात देखोगे तो रॉक्स ही रॉक्स हैं ज़्यादातर, ठीक है। और मेंटल एक पार्ट है अर्थ का जो लेयर्स है उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी रॉक्स हैं। तो मेनली जो हमारा प्लैनेट है वो रॉक से बना है, इसीलिए उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। कुछ जो प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स जो हैं, है ना, जैसे जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं क्योंकि ये सन के पास है, और ये सब टेरेस्ट्रियल है क्योंकि ये जनरली रॉक से बने हैं। लेकिन हम दूर चले जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो ये सारे के सारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं और ये गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इनको गैस जायंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? GASGIANTS, गैस जायंट्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कह रहे थे कि सभी के सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी एक पाथ में घूमते हैं जिसको कि हमने ऑर्बिट कहा, ठीक है। और अलग अलग प्लैनेट सन का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए उनको अलग अलग टाइम लगता है। सबका टाइम एक जैसा नहीं होता है। अर्थ को लगते हैं 365 डेज और 6 आवर्स, मैंने कल बताया था। और किस तरह से जो 6 घंटे मिल के एक दिन बनाते हैं हर 4 साल में, जिसके कारण कि लीप ईयर आता है। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ में ऐसा क्या खास है जो उसको एक अलग ही स्पेशल वो बनाता है? क्या कहते हैं? प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ये सब बच्चों को पता है। अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ, द ब्लू प्लैनेट।
क्यों कहते हैं इसको ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इसका 70% पार्ट है जो वाटर से घिरा हुआ है, और अगर हम इसको आसमान से देखते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पर जाकर हम देखते हैं, तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, बहुत सुंदर। आपने पिक्स भी देखी होंगी नेट पे, ग्रीन और ब्लू का बड़ा सुंदर मिक्सचर होता है, कहीं कहीं ग्रीन होता है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारा वेजिटेशन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, सब कुछ है। और मैक्सिमम पार्ट 70% पार्ट जो है वो अर्थ का, वो वाटर से बना हुआ है। ठीक है, 70% वाटर और 30% लैंड। 30% में भी आपको पता है मोर देन 20% जो है उसमें सॉरी ये 30% लैंड है। ठीक है, और इस लैंड में भी बहुत सारी जगह पर तो हैबिटेबल है ही नहीं। जो लैंड होता है वो दो तरीके का होता है, हैबिटेबल मतलब जहाँ रहा जा सकता है, और एक होता है इनहैबिटेबल, जहाँ पर कि नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, तो इनहैबिटेबल मोर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले जो जगह है, यहाँ पर मेनली फॉरेस्ट पाए जाते हैं, माउंटेन्स हैं, स्वैम्पी एरियाज़ हैं, डेजर्ट्स हैं, तो आप कैसे रहोगे? ठीक है, हैबिटेबल एरिया जो है वो लेस है, वो कम है बहुत, जहाँ पर कि हम रह सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर में मैक्सिमम जो पार्ट है वो तो सॉल्टेड है। 97% जो पार्ट है ना वो तो सॉल्टेड है, और वेरी लेस जो है वो फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर में से भी ज़्यादातर जो है वो आइस के फॉर्म में जमा हुआ है। इसमें भी मैक्सिमम जो है आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम आइस के फॉर्म में है, और सिर्फ वेरी लेस जो है वो फ्रेश वाटर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पानी को कंटेमिनेटेड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारा का सारा कहाँ कितने पानी के बारे में हम बात करते हैं? वो सारा का सारा हम बात करते हैं इतने से पानी के बारे में। अब सोचो, जो अर्थ होती है पूरी 50 से भी ज़्यादा, मतलब मैं इतना ले सकती हूँ लगभग। यहाँ तो पूरा वाटर ही भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ सारा, बल्कि और इतना ले लेते हैं, 70% बोला है इन्होंने, इतना। ठीक है, ये देखिए, सिर्फ ये 70% वाटर है, और ये जो 30% है वो लैंड है। इसमें से भी थोड़े थोड़े जो एरिया, मतलब बहुत सारी जगह पर तो हैबिटेबल है ही नहीं, बहुत सारी जगह पर हैबिटेबल नहीं है, बहुत कम जगह है जो कि हैबिटेबल है। बाकी सब जगह तो जंगल पाए जाते हैं, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर भी बहुत कम लोग रहते हैं, और स्वैम्पी मतलब दलदली एरिया, इतनी कीचड़ होती है कि अगर पैर घुस जाए तो इंसान अंदर ही चला जाता है, फिर ऊपर वापस नहीं आ पाता, मर ही जाता है। स्वैम्पी एरियाज़ हैं, और माउंटेन एरियाज़ हैं, या फिर बिल्कुल पोल्स के जैसे बिल्कुल आइस जमी हुई है, स्नो एरिया, तो वहाँ भी बहुत कम लोग रहते हैं। तो मोस्टली जो हैबिटेबल एरिया होता है वो बहुत कम होता है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट, और बाकी किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है, सिर्फ हमारी अर्थ पे लाइफ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्थ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर मरकरी और वीनस की तरह बहुत हाई भी नहीं है, और प्लूटो और नेपच्यून की तरह बहुत कम भी नहीं है। तो हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो ठीक टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, तो वाई लाइफ इज़ पॉसिबल? ऑन अर्थ। तो फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारी अर्थ का एवरेज है। एवरेज मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, दूसरी बात, हमारी धरती पर ही जो है वहाँ पर, यहाँ पर ही सिर्फ ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन इज फाउंड, और कहीं ऑक्सीजन का अभी तक पता नहीं चला है। तो ऑक्सीजन हमारे को जब सांस लेते हैं तब आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर में से, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, और ये ऑक्सीजन सिर्फ अर्थ की एयर में ही पाई जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है,
तो इस ऑक्सीजन के कारण भी लाइफ पॉसिबल है। और तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फूड। तो प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फूड। अब आपको पता है ना कि भाई कितना कम पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, क्योंकि ज़्यादातर जो पानी है वो सॉल्टी है। जब आप देखते हो जब समंदर में जो पानी होता है वो सॉल्टेड होता है, उसके बाद जो फ्रेश वाटर होता है वो तो नदियों वदियों में होता है, लेक्स में होता है, तालाबों में होता है, उसमें भी कई जगह पर वो फ्रॉस्ट होता है, जमा होता है आइस के फॉर्म में। अब आइस के फॉर्म में वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो जो फ्रेश वाटर है जो हमारे काम का है उसका अमाउंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जो तीन चीज़ें हैं, टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फूड, दिस मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला था कि अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट, सेकेंड इज वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। ठीक, अब थर्ड ये बोल रहे हैं, आपको पता है जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, इसके अलावा थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन, ये तो हमें पता ही है कि हम सन से अगर गिनते तो पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर सन आता है। और हमें ये भी मालूम है कि 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं इसको एक रोटेशन करने में, पूरा सूरज का एक चक्कर लगाने में इसको 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्थ जो होती है वो सन का चक्कर तो लगाते ही लगाती है, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी घूमती रहती है। ठीक है ना, अपनी एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होते हैं, तो हमें पता है कि 24 घंटे लगते हैं ना, 24 घंटे का एक दिन होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ नॉट 24 आवर्स, इट इज़ 24 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स। यानी कि हमारा जो एक दिन हम जिसको गिनते हैं ना, हम उसमें से 4 मिनट कम है, वो 4 मिनट और कुछ सेकंड कम होता है। तो ठीक है, और 23 आवर्स में 56 मिनट्स में और 4 सेकंड्स में एक बार अपनी एक्सिस पे घूम जाती है धरती। अभी आप क्लास में होते तो मैं आपको समझाती, मैं आपको फिर भी कोशिश करती हूँ। सपोज़ करो कि ये हमारी अर्थ है, ये सन है, तो ऐसे से तो चक्कर लगा ही रहा है, लेकिन ये अपनी एक्सिस पर ऐसे भी घूमता है, अपनी एक्सिस पर घूमते घूमते ये ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जब ये इसके चक्कर लगाता है वो तो ये 365 डेज और 6 आवर्स में एक बार पूरा रोटेट करता है, लेकिन अपनी एक्सिस पर इसको घूमने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसको कि हम दिन और रात हमें पता चलता है, पूरा एक दिन हो जाता है ना, एक दिन में पूरा 24। लेकिन एक्चुअली वो 24 आवर्स नहीं होता है, 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो यू शुड नो दिस। और एक और बात होता है, आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि हमारी जो धरती है वो कोई गोल गोल नहीं है। ठीक है, अर्थ का जो शेप है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, बट वो ऐसा है कि गोल जैसा दिखता है, बट वो जो पोल्स है ना हमारे, नॉर्थ पोल, आपने पढ़ा होगा ना ये चीज़, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उसके ऊपर ये फ्लैट है, इधर पे फ्लैट है ये हमारी जो अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर भी फ्लैट है, और इसको हम कहते हैं GEIOD या GIEOD, GEOID, सॉरी, जियोइड शेप कहा जाता है इसको, GEOID। तो हमारी जो अर्थ का शेप है इट इज़ नॉट राउंड, इट इज़ जियोइड शेप। गेटिंग? अच्छा, आपको एक और बात पता है, जो हमारी सन की जो स्पीड है रोटेट करने की अपनी एक्सिस पर, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन वो इतनी धीमे होती है, इतनी धीमे होती है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और आपको पता है अगर ऐसे धीरे धीरे करते करते कम होगी उसकी स्पीड, तो बहुत मिलियन साल के बाद ऐसा होगा कि 24 आवर्स का नहीं, 25 आवर्स का एक दिन होगा, एक दिन में 25 घंटे होंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि हमारी जब धरती अपनी एक्सिस पे जो रिवॉल्व करती है ना, घूमती है अपनी एक्सिस पे, जिससे कि 24 घंटे में वो घूम जाती है, तो वो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, और मिलियन ईयर्स के बाद जाकर, नियर अबाउट 140 मिलियन ईयर्स के बाद या ऐसे ही कुछ है, तो उसके बाद वो 25 घंटे का एक दिन होगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की अभी से ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। ठीक है,
तो अभी हमने इतना पढ़ लिया, आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, आई नो वेरी वेल, बट दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक बार वापस से रीड करना, कल मैं आपको सैटेलाइट्स पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।